हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आपका इस परिवार में। फटाफट लाइव आ जाइए जल्दी से। मेरे शेर शेर न्यूज जल्दी से लाइव आ जाओ फटाफट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो हम आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे मेरे बच्चों। क्या पढ़ रहे थे? आइडियल ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे हमने। दो तीन पॉइंट इसमें पढ़े थे। परमिबिलिटी जीरो होती है, सॉरी इनफाइनाइट होती है, और वेरी हाई। हमने ये दो केस पढ़े थे इसमें। अब आगे पढ़ना है, इसमें आगे बढ़ना है मेरे बच्चों। तो आइए दरअसल इसको हम कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग जी। चलो, अगर हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूं, यानी कि आदर्श ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करते हैं, इसकी आदर्श ट्रांसफार्मर की, अगर हम आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करते हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर क्या है, तो अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, आदर्श ट्रांसफार्मर में पॉइंट नंबर 3 पर चलें तो आदर्श ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग लॉसेस जो होते हैं वो जीरो होते हैं। एक पॉइंट। ठीक। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग लॉसेस आर जीरो, यानी कि आपके पास में वाइंडिंग में होने वाले सभी लॉसेस कैसे होंगे? जीरो होंगे। चाहे वो प्राइमरी में हो, चाहे वो सेकेंडरी में हो, चाहे वो कॉपर लॉस हो, चाहे वो आपके पास में क्या हो, आयरन लॉस हो। क्योंकि आइडियल है, तो मैंने आपसे कहा था आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है? जिसमें सभी एडवांटेज हो, डिसएडवांटेज जीरो हो, यानी कि वाइंडिंग लॉसेस आर जीरो। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तीसरे या दूसरे, तो भी आप लिख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं तीसरे या दूसरे पॉइंट की, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, वाइंडिंग लॉसेस, वाइंडिंग लॉसेस आर जीरो, वाइंडिंग लॉसेस आर, अगर हम बात करते हैं वाइंडिंग लॉसेस आर जीरो, वाइंडिंग लॉसेस आर, आपके पास में वाइंडिंग में होने वाले सभी लॉसेस कैसे होंगे? जीरो होंगे। यानी कि वाइंडिंग में होने वाले सभी लॉसेस कैसे होंगे? यहाँ पर लिखेंगे वाइंडिंग में होने वाले सभी लॉसेस, सभी, वाइंडिंग में होने वाली सभी हानियां कैसी होती हैं? अब जरा ध्यान से सुनिए। अगर वाइंडिंग में होने वाली सभी हानियां शून्य हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास में कौन कौन सी वाइंडिंग है, तो आप कहेंगे गुरुजी हमारे पास दो वाइंडिंग है। कौन कौन सी? हमारे पास दो वाइंडिंग है। कौन कौन सी दो वाइंडिंग है? तो आप कहेंगे एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी। ठीक, आप कहेंगे गुरुजी हमारे पास दो वाइंडिंग है। कौन कौन सी है? एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। एक प्राइमरी वाइंडिंग है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर मैं बात करूँ, एक प्राइमरी वाइंडिंग है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। एक प्राइमरी वाइंडिंग है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग।
एक प्राइमरी बाइंडिंग है और एक सेकेंडरी। अगर हम बात करते हैं तो आपके पास में एक प्राइमरी बाइंडिंग है और एक सेकेंडरी। प्राइमरी बाइंडिंग, एक प्राइमरी बाइंडिंग है बच्चा और एक है सेकेंडरी बाइंडिंग। एक प्राइमरी बाइंडिंग है और एक सेकेंडरी। एक प्राइमरी बाइंडिंग और एक है सेकेंडरी। अगर हम यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग की अगर हम बात करें, एक है सेकेंडरी। अगर हम एक बात करते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग, एक प्राइमरी बाइंडिंग है और एक सेकेंडरी। दो बाइंडिंग है आपके पास, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक बाइंडिंग। आपके पास में प्राइमरी बाइंडिंग के रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में क्या है, आर है या R1 है, कैपिटल R1 है। इसके रेजिस्टेंस को अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रेजिस्टेंस जो है मेरे पास में क्या है, R1 है, R1 है। इसके रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, ठीक। अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। इसका रेजिस्टेंस R2, ठीक बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें होने वाले कॉपर लॉसेस या बाइंडिंग लॉसेस क्या होंगे, तो इसमें होने वाले कॉपर लॉसेस और बाइंडिंग लॉसेस की अगर मैं बात करता हूं, तो आप क्या कहोगे, इसमें होने वाले कॉपर लॉसेस और बाइंडिंग लॉसेस की अगर मैं बात करता हूं, तो आप यही तो कहोगे, इसमें जाने वाली बाइंडिंग में धारा I1 स्क्वायर इंटू R1, यही तो होगा कॉपर लॉस आपके पास में। या तो आप इसको क्या कहोगे, कॉपर लॉस कहोगे, कॉपर लॉस कहोगे, या फिर आप इसको क्या कहोगे, बाइंडिंग लॉस कहोगे, बाइंडिंग लॉस कहोगे। या तो कॉपर लॉस कहोगे या फिर बाइंडिंग लॉस कहोगे। आपके पास में ही तो होंगे। ये जो होंगे आपके पास में वो कैसे होंगे, जीरो होंगे। अगर उसने कहा कि आपके पास में बाइंडिंग लॉसेस कैसे होंगे, तो ये क्या होंगे, जीरो होंगे। अगर ये बच्चा पार्टी जीरो है, जीरो यानी कि शून्य है, जीरो यानी कि शून्य है, जीरो यानी कि शून्य है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके पास में R1 रेजिस्टेंस कैसा होगा, कहीं ना कहीं आपके पास में R1 रेजिस्टेंस कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास में R1 रेजिस्टेंस जो होगा वो कैसा होगा, R1 रेजिस्टेंस वो आपके पास में कैसा नजर आएगा, R1 रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपके पास में जो होगा, क्या होगा, R1 रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपके पास में क्या होगा, क्या होगा जी, क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, इसका मतलब ये है, यानी कि किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग रेजिस्टेंस हमेशा शून्य होता है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। ऐसे ही अगर हम बात कर लें इसकी, आपके पास में अगर ऐसे ही मैं बात करूं, आपके पास में प्यारे साथी बाइंडिंग नंबर 2, यानी कि आपके पास में कौन सी बाइंडिंग है ये, आप कहेंगे ये है सेकेंडरी बाइंडिंग। तो सेकेंडरी बाइंडिंग में होने वाले लॉसेस, तो आप कहेंगे सर ये I2 R2 स्क्वायर, ठीक, क्या होगा, I2 R2। ये भी कैसे होंगे, बाइंडिंग लॉसेस और कॉपर लॉसेस यहाँ भी जीरो होंगे। यानी कि आपके पास में सिंपल सी बात है कि यहाँ का रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं आपके पास में, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर करंट तो रहेगी, करंट तो जीरो हो नहीं सकती आपके पास में, इसीलिए रेजिस्टेंस आपके पास में क्या होगा, R2 भी आपका जीरो। बताओ, अगर तुम्हें कोई बात समझ नहीं है तो पूछो। अगर तुम्हें कोई बात समझ ना आई हो इस इतने पॉइंट में तो मुझसे, सर ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है, फटाफट बताओ। बताओ, अगर तुम्हें ये बात समझ ना आई तो पूछो, सर ये बात बिल्कुल भी मैं समझ नहीं, पूछो फटाफट, जल्दी जल्दी बोलते जाना और बोलते जाना। जल्दी जल्दी बताइएगा, आई बात समझ।
ओ चाचा, नहीं सुन रहे हो? नहीं सुनोगे? अब ये तो हो गए सर वाइंडिंग लॉसेस, ये तो हो गए सर बाइंडिंग लॉसेस, ये तो हो गए बाइंडिंग लॉसेस। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ये कंफर्म है कि आपके पास में ये लॉसेस इतने इतने होंगे। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है आपके पास में कि आपके पास में चौथा पॉइंट ये होगा कि आपके पास में चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट ये होगा कि आपके पास में जो आयरन लॉसेस हैं, जो कॉपर लॉसेस हैं, जो कॉपर लॉसेस थे वो तो जीरो थे ही, जो आयरन लॉसेस हैं और जो कोर लॉसेस हैं, इनको हम लोग दो तीन नामों से जानते हैं। देखो, अगर हम कोर लॉसेस, आयरन लॉसेस या नो लोड लॉसेस की अगर हम बात करते हैं, नो लोड लॉसेस या फिर मैं कोर लॉस कहूँ इसको, देखो इनको हम दो तीन नामों से जान रहे हैं। एक तो है आपके पास में कोर लॉस, एक है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस हमेशा लोड पर निर्भर करता है, उसको हम बोलते हैं, ये बात हमेशा याद रखेंगे कि कॉपर लॉस जो होते हैं उनको हम वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं। इन लॉसेस को हम वेरिएबल लॉस भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्टली इनको वेरिएबल, क्योंकि ये लोड पर निर्भर करते हैं, इनको हम वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं। वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं क्योंकि ये लोड पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ये किस पर? लोड पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल लॉसेस भी कहा जाता है। और ये आपके पास में हमेशा जो उपयोग करता होता है, जैसे हम हैं, आप हैं, जो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी तरफ से होता है कि आपके पास में यदि लोड का मान ज्यादा है तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो आपके पास में लॉसेस बढ़ेंगे। हालांकि आपके पास में जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके पास में जो आइडियल ट्रांसफार्मर है, उस आइडियल ट्रांसफार्मर में ये सारी चीजें आपके पास में शून्य है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जीरो है। ठीक, एक आइडियल है, उसका रेजिस्टेंस जीरो कर दिया गया। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि सर कोर लॉसेस या फिर आपके पास में कॉपर लॉसेस की बात करें, देखो सबसे पहले अगर मैं कोर लिखूं कि कोर लॉसेस, कोर लॉसेस का मतलब है कि इसके आंतरिक लॉस, इसमें कोर में होने वाले लॉस। कोर लॉस की अगर मैं बात करता हूं तो कोर लॉस हमेशा याद रखेंगे, कोर लॉस की अगर हम बात करें, कोर लॉस की अगर हम बात करते हैं, कोर लॉस की अगर मैं बात करूं, आपके पास में कोर लॉस की अगर मैं बात करता हूं, कोर लॉस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कोर लॉस है क्या, जरा इसको समझो। देखो, कोर लॉस क्या है, कोर लॉस क्या है, जरा ध्यान से समझो। अगर हम कोर लॉस की बात करें, अगर हम कोर लॉस की बात करते हैं कि सर कोर लॉस है क्या, देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये जो हानियां हैं, वो हानियां आपके पास में किस में? मैन्युफैक्चरिंग एंड से होती है। कहां से होती है? मैन्युफैक्चरिंग एंड से होती है। मैन्युफैक्चरिंग एंड का मतलब है कि जिस जगह ट्रांसफार्मर बनाया जा रहा है, जो भी बना रहा है, उसकी एंड से होती है। ये इन्हें हम कांस्टेंट हानियां, हम इन्हें आपके पास में कौन सी हानियां? आयरन लॉस भी हम इन्हें कहते हैं। इसे कैसे लिखिएगा?
है कोर लॉसेस, सॉरी आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस तथा इन्हें आयरन लॉसेस तथा इन्हें आयरन लॉसेस तथा कांस्टेंट लॉस भी देखो ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक तो होता है आपके पास में क्या, एक तो होता है आपके पास में क्या, एक होता है भैया जी आपके पास में, एक होता है आपके पास में आयरन लॉसेस तथा कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। एक तो होता है आपके पास में आयरन लॉस, क्या होता है आयरन लॉस, और एक होता है कांस्टेंट लॉस, सॉरी इसी को हम कांस्टेंट लॉस, इसी को आयरन लॉस कहते हैं। अगर हम आयरन लॉस की बात करें तो मैं आयरन लॉस को दो तरीके से डिनोट करता हूं। आयरन लॉस की अगर मैं बात करूं, आयरन लॉस को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं। अगर हम आयरन लॉस की बात करें तो आयरन लॉस को दो तरीके से डिनोट करते हैं। आयरन लॉस जो होता है वो आपके पास में एडी करंट लॉसेस तथा हिस्टीरियस लॉसेस से मिलकर बना होता है। इससे एडी करंट लॉसेस और हिस्टीरियस लॉसेस से मिलकर बना होता है। एक तो है एडी करंट लॉसेस, दूसरा है आपके पास में हिस्टीरियस लॉसेस। एक है एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, एक है एडी करंट लॉसेस, एक है हिस्टीरियस लॉसेस, एक है हिस्टीरियस लॉसेस। एक एडी करंट लॉसेस है और एक है हिस्टीरियस लॉसेस, एक एडी करंट लॉसेस है और एक है हिस्टीरियस लॉसेस। ये तो हो गया एडी करंट लॉसेस। प्लस आपके पास में अगर हम बात करते हैं दूसरा लॉस आपके पास में क्या है, हिस्टीरियस लॉस है। कौन सा लॉस है, अगर हम बात करते हैं हिस्टीरियस लॉस, दूसरा क्या है आपके पास में हिस्टीरियस लॉसेस, दूसरा क्या है आपके पास में हम इसको अक्सर डिनोट करते हैं, ये जो होता है वो पी ई होता है। क्या होता है, पी होता है, क्या होता है पी ई होता है। प्लस ये जो होता है पी एच लिखते हैं। आपसे ट्रांसफार्मर का कोई सवाल नहीं बचेगा, इस बात की मेरी गारंटी है पढ़ाने के बाद। ये है पी ई और ये है पी एच। आपके पास में कांस्टेंट लॉसेस भी इसमें क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अगर हम बात करें इतनी कहानी है इसकी। अब वो कह रहा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में जो ये लॉसेस हैं वो भी जीरो होते हैं। वो ये कह रहा है कि आपके पास ये लॉसेस जो है वो भी जीरो होते हैं। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें कि आपके पास में इनको हम नो लोड लॉसेस भी कहते हैं बच्चा पार्टी, नो लोड लॉसेस भी। तो अगर मैं बात करूं कि आपके पास में कि अगर मैं चाहे इसको क्या लिखूं, पी आई लिखूं, चाहे मैं इसको पी आपके पास में कांस्टेंट लॉसेस को पी सी लिखूं, या फिर मैं इन्हें पी एन एल लिखूं, नो लोड अभी नीचे लिखवा दूंगा, नो लोड लिखूं, इस सब के सब आपके पास में जीरो होते हैं। अगर ये आपके पास में पूरा लॉस जीरो है तो आप जानते हैं कि आपके पास में पी आई जो मिलकर बना है वो पी आई मिलकर बना है किससे, पी सी सॉरी पी ई प्लस पी एच से। तो आपके पास में अगर ये पूरा लॉस जीरो है तो मुझे एक बात बताओ कि पी एच भी जीरो होगा और आपके पास में पी ई भी जीरो होगा। ये दोनों के दोनों लॉसेस कैसे होंगे, ये सब लॉसेस जीरो होंगे। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करते हैं कि आपके पास में आयरन लॉसेस कुल मिला के कैसे होंगे, आयरन लॉसेस कुल मिला के इसमें जीरो, ठीक जीरो वोल्ट होंगे। अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस, आयरन लॉसेस या नो लोड लॉसेस, लॉसेस जीरो होते हैं। आयरन लॉसेस या फिर नो लोड लॉसेस कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की ये चौथी लाइन थी, चौथा पॉइंट था। तो इसमें आपको याद रखना है कि आइडियल ट्रांसफार्मर का कोई भी कहानी आए,
अगर वो वहां पर पूछता है लॉसेस, तो मैं देखो एक लाइन से काम निकल जाता है, इस लाइन से भी काम निकल सकता था, लेकिन हमें बहुत अच्छे से समझना है हर चीज को, आगे तक लेके चलना, ताकि आगे आपको मैं जब समझाऊं तो आपको हर चीज एक एक क्लियरली आपको समझ में आए कि अच्छा ये भी हुआ है। चलिए चौथे पांचवें पॉइंट की तरफ चले। इतनी बात समझ आ गई सभी को भाई? बोलो, इतनी बात समझ आ रही? इतनी बात समझ में आ रही आपको? इतनी बात तो समझ आ रही होगी मेरे भाई। बोलो, इतनी बात तो समझ आ रही होगी। इतनी बात तो समझ आ रही होगी। एक क्लास बार बार रुक रही है। कहाँ रुक रही है? हमारे एंड से तो सही चल रही है, मेरा नेट भी एकदम 3000 के पार चल रहा है इस समय, वहाँ धुआं किया है नेट। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप अपने एंड से देखो, हमारे एंड से सब कुछ सही। अगला आता है लीकेज रिएक्टेंस या फिर लीकेज फ्लक्स। तो आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर चाहे लीकेज रिएक्टेंस हो चाहे लीकेज फ्लक्स हो, वो दोनों के दोनों जीरो होते हैं। अगर हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, तो जरा ध्यान से सुनना, हालांकि आप पीछे पढ़ के आए हो इसको मैग्नेट में। लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, या फिर हम इसी को बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, या फिर मैं इसी को क्या बोलता हूँ, लीकेज फ्लक्स, या फिर मैं इसी को क्या बोलता हूँ, लीकेज फ्लक्स, या फिर मैं इसी को बोलता हूँ लीकेज फ्लक्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। देखो, चाहे लीकेज रिएक्टेंस की बात करो चाहे लीकेज फ्लक्स की बात करो, तो लीकेज फ्लक्स या लीकेज रिएक्टेंस की अगर हम बात करें, लीकेज फ्लक्स या लीकेज रिएक्टेंस की अगर हम बात, लीकेज फ्लक्स, फ्लक्स की बात करें, चाहे वो लीकेज रिएक्टेंस की बात करें, ये भी आइडियल ट्रांसफार्मर दोनों के दोनों जीरो होते हैं, चाहे वो लीकेज रिएक्टेंस की बात करें चाहे वो लीकेज फ्लक्स की बात। ठीक, आपके पास में लीकेज रिएक्टेंस और लीकेज फ्लक्स। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी पूरी बातें ध्यान से सुनना। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में एक ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर से क्यों को समझते हैं। मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया, ये है आपके पास में कोई आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में वो आपको बताना चाह रहा है कि सर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। इस आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, ये है आपके पास में एक आइडियल ट्रांसफार्मर। ये आइडियल ट्रांसफार्मर जो आपको नजर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक, आपके पास में कुछ इस तरीके से है। अगर हम बात करते हैं, ये है कुछ इस तरीके से। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये भी आपके पास में कुछ इस तरीके से इसको, मेरे पास में ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की बारे में बात कर ली। देखो, आपके पास में अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करते तो दो तरीके से आप इसको समझिएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो दो तरीके से आप समझना है, इस तरीके से। ठीक, वाइंडिंग बनाना सीख जाओ कि बार बार आपको बनानी पड़ेगी। इस तरीके से मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया। आप बच्चा पार्टी ये सब लोग जानते हैं, मैं नहीं। आपके पास में ये तो है प्राइमरी साइड, मैंने ऐसा मान लिया, या फिर प्राइमरी बाइंडिंग लिख, क्या मान लो, प्राइमरी बाइंडिंग। ये है प्राइमरी बाइंडिंग। ये है आपके पास में सेकेंडरी बाइंडिंग। ये है आपके पास में सेकेंडरी बाइंडिंग। इस वाइंडिंग का रिएक्टेंस, सॉरी, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ से हमने क्या दिया, V ऑफ टी, V1 ऑफ टी। यहाँ क्या मिला सर, I ऑफ टी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाली वाइंडिंग का रिएक्टेंस जो है कितना है, रिएक्टेंस जो है वो कितना है, X1 है। रिएक्टेंस जो है इतना तो समझते होगे ना कि इस वाइंडिंग का रिएक्टेंस X1 है, इस वाइंडिंग का रिएक्टेंस X2 की हम अभी बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास में फ्लक्स जो है यहां से यहां आपको नजर आ रहा होगा कि फ्लक्स जो है कुछ इस तरीके से, जैसे आपने करंट दी, एमएमएफ आया होगा, एमएमएफ की वजह से एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। ठीक, ये बात हम और आप सब जानते हैं, एक एमएमएफ प्रोड्यूस हुआ। अब मुझे एक बात बताओ,
एम एफ प्रोड्यूस। मैंने मान लिया कि एक फ्लक्स यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये गया एक फ्लक्स यहाँ से। आपके पास में इसको बोलते हैं मेन फ्लक्स या फिर यूजफुल फ्लक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? मेन फ्लक्स या फिर यूज बोला जाता है मेन फ्लक्स या फिर यूज। या तो इसको मेन फ्लक्स या फिर इसको यूजफुल फ्लक्स बोला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी एयर है, यहाँ पर वायु है कि नहीं, यहाँ पर भी एयर है और यहाँ पर भी। ठीक, एयर का रिलक्टेंस आपके, सॉरी, एयर का एयर में फ्लक्स जो होता है वो आपके पास में क्योंकि एयर का जो रिलक्टेंस होता है वो आपके पास में बहुत ज़्यादा होता है, रिलक्टेंस जो होता है बहुत हाई होता है, तो वहाँ पर आपके पास में एयर को आप मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। अब जो कुछ फ्लक्स जो होगा वो आपके पास में लीक करेगा, कुछ फ्लक्स जो होगा वो क्या कर रहा होगा, लीक करेगा। इस तरीके से कुछ फ्लक्स जो होगा वो लीक कर रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ फ्लक्स आपके पास में यहाँ से क्या कर रहा होगा, लीक कर रहा होगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। ठीक, आपके पास में कुछ फ्लक्स क्या कर रहा होगा, लीक कर रहा होगा। अच्छा, इसमें फेरों की संख्या नहीं लिखी थी मैंने, यहाँ पर लिख देना कि इसमें फेरों की संख्या N1 है और इसमें फेरों की संख्या। कुछ फ्लक्स आपका क्या कर रहा होगा, लीक कर रहा। आपके पास में ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोला जाता है लीकेज फ्लक्स। क्या बोला जाता है? लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स क्या बोला जाता है इसको, लीकेज फ्लक्स। अगर हम बात करें तो इसको मैं लिखता हूँ फाई ऑफ एफ। ठीक बात है। ये जो कोर है किसी आपके पास में किसकी बनी होगी, अब मैंने मान लिया कि ये आयरन की बनी होगी। क्या है? ये जो है कोर है, कोर है, और ये काय की बनी है, आयरन की, या फिर आयरन कोर लिख दो, आयरन कोर। आयरन कोर की परमेबिलिटी म्यू आई। ठीक, परमेबिलिटी क्या है, म्यू आई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास में कोई एक ट्रांसफार्मर है, देखो इसमें लीकेज फ्लक्स को आप रोक नहीं पाओगे, लीकेज फ्लक्स होना ही होना, लीकेज फ्लक्स को आप नहीं रोक सकते, लीकेज फ्लक्स आपका होना ही होना। अगर लीकेज फ्लक्स होना है तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपके पास में V1T है, ये आपके पास में I1T है, ये एयर है, ये भी एयर है, ये भी एयर है, आपके पास में ये क्या है, लीकेज फ्लक्स है, ये आयरन कोर है जिसकी परमेबिलिटी म्यू म्यू आई है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग और ये प्राइमरी वाइंडिंग है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल फ्लक्स एट प्राइमरी, तो आप क्या कहोगे? टोटल फ्लक्स एट प्राइमरी साइड आप क्या कहोगे? तो आपके पास में अगर मैं कुल फ्लक्स निकालूं प्राइमरी वाइंडिंग के साथ, प्राइमरी पर, तो टोटल फ्लक्स टोटल फ्लक्स एट प्राइमरी वाइंडिंग, टोटल फ्लक्स एट प्राइमरी वाइंडिंग। अगर मैं कुल फ्लक्स की बात करूं, या फिर ये कहूं आपके पास में प्राथमिक वाइंडिंग पर कुल फ्लक्स, प्राथमिक वाइंडिंग पर, अगर मैं प्राथमिक वाइंडिंग के कुल फ्लक्स की अगर मैं बात करता हूँ, प्राथमिक वाइंडिंग की कुल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या लिखोगे? फाई मेन प्लस फाई लीकेज, क्या लिखोगे आप यही तो लिखोगे। मेन फ्लक्स कितना है, तो आपने कहा फाई मेन प्लस फाई लीकेज, यही तो टोटल फ्लक्स है। फाई मेन प्लस फाई लीकेज, यही टोटल फ्लक्स है, फाई मेन प्लस फाई लीकेज। मैं मानता हूं कि आपके पास में, मैंने ऐसा मान लिया कि अगर मैं इस टोटल फ्लक्स को फाइंड आउट करूं, फाई ऑफ टी, फाई ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, के फाई साइन ओमेगा टी, के फाई साइन ओमेगा टी प्लस के फाई साइन ओमेगा टी प्लस
आपके पास में क्या होगा, फाइव लीकेज, क्योंकि हमें ये लीकेज की वैल्यू नहीं पता कितनी है, ठीक एग्जैक्ट, तो फाइव एल, फाइव एल के फाइव साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एल लीकेज। अगर मैं बात करूं कि के क्या है, तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कपलिंग कॉफिशिएंट होता है, कपलिंग कॉफिशिएंट होता है, कपलिंग कॉफिशिएंट, ये क्या होता है जी, कपलिंग कॉफिशिएंट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कपलिंग कॉफिशिएंट है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर कैसा है, आइडियल है। अगर ये ट्रांसफार्मर आइडियल है, अगर ये ट्रांसफार्मर आइडियल है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में होने वाला लीकेज फ्लक्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये आइडियल है। अगर ये आइडियल है तो मुझे एक बात बताओ कि आपके पास में, अगर ये आइडियल है तो मुझे एक बात बताओ, के का मान, क्योंकि आइडियल है तो आपके पास में के का मान वन रखेंगे फॉर टाइट कपलिंग, ठीक। आपके पास में फाइव लीकेज कितना लिखेंगे, फाइव लीकेज जीरो रखेंगे, तो आपके पास में फाइव ऑफ टी कितना आएगा, तो फाइव ऑफ टी कितना आ जाएगा, फाइव ऑफ टी बराबर फाइनली आपके पास में कितना फ्लक्स होना चाहिए, तो आप कहेंगे फाइव एम साइन ओमेगा टी, कितना, फाइव, या फिर इसको फाइव एम कर सकते हो, फाइव एम साइन ओमेगा टी, उसको एम कर दीजिएगा, फाइव एम साइन ओमेगा, यानी कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर का कुल फ्लक्स कितना होगा, तो आप कहेंगे एक आदर्श ट्रांसफार्मर का कुल फ्लक्स होता है आपके पास में कितना, ये एक आदर्श ट्रांसफार्मर का कुल फ्लक्स होता है कितना, आपके पास में फाइव टी बराबर फाइव एम साइन ओमेगा, कितना होता है कि नहीं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि आइडियल ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर आइडियल, देखो इतना फ्लक्स मुझे लोड पर और नो लोड पर, इतना फ्लक्स हमको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, यही फ्लक्स आप, इसीलिए तो कहते हैं ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, हमको पूरी तरीके से ये जो लीकेज फ्लक्स है इसको किसी ना किसी तरीके से जीरो कराना होगा। अब ये फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या है, क्योंकि आपके पास में जो रिएक्टेंस है वो जीरो है, अगर ये रिएक्टेंस जीरो है तभी तो लीकेज फ्लक्स जीरो है। यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर में अगर मैं बात करूं कि आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में, अगर मैं बात करूं कि आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या, आइडियल ट्रांसफार्मर में ना, आइडियल ट्रांसफार्मर इन आइडियल ट्रांसफार्मर फार्मर लीकेज फ्लक्स इज जीरो, 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 आइडियल ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स इज जीरो, लीकेज फ्लक्स इज, लीकेज फ्लक्स इज आइडियल ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स इज जीरो। आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, लीकेज फ्लक्स कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, आपके पास में कैसा होना चाहिए, जीरो। और यदि मैं आपसे बात करूं कि आपके पास में, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि लीकेज रिएक्टेंस या फिर रिएक्टेंस x1 एंड x2 इज आल्सो जीरो, आल्सो, ये भी तो जीरो होना चाहिए। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में आपके पास में वाइंडिंग रेजिस्टेंस, लॉसेस, साथ में आपके पास में लीकेज रिएक्टेंस जीरो होना चाहिए। मुझे बताओ इसमें अगर किसी को कोई भी बात समझ नहीं आई कि सर ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी, बताओ, बता दो सर ये बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा। केस सेंगर हिस्टीरियस लॉसेस बाद में पढ़ेंगे, आगे मैं सब बताऊंगा हिस्टीरियस लॉसेस क्या होते हैं, एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल में सर ने आपको बताए होंगे जब वो मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे होंगे। और बाकी तो मैं भी पढ़ाऊंगा, सर भी पढ़ाएंगे आपको सब। बताइए। बताइए फटाफट।
समझ आ गई कहानी? चलिए, यहां से एक सवाल आता है लीकेज कॉफिशिएंट। बार बार पूछता है कि लीकेज कॉफिशिएंट क्या है और लीकेज फ्लक्स क्या है। देखो, यहां से आप लीकेज कॉफिशिएंट भी निकाल सकते हैं, लीकेज फैक्टर मैंने वहां भी निकलवाया था, यहाँ पर भी लिखवा देता हूँ। अगर हम बात करते हैं लीकेज कॉफिशिएंट या लीकेज फैक्टर की, लीकेज कॉफिशिएंट बात करें हम, लीकेज कॉफिशिएंट की बात करें, या फिर यहाँ पर हम बात कर सकते हैं किसके, लीकेज कॉफिशिएंट या फिर लीकेज फ्लक्स की। ठीक, लीकेज कॉफिशिएंट कहे, लीकेज फ्लक्स कहे, लीकेज फैक्टर कहे, बात बराबर है। आपके पास में अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे यदि लीकेज कॉफिशिएंट या लीकेज फैक्टर की बात करनी है, तो टोटल फ्लक्स जो है उस टोटल फ्लक्स में से कितना यूजफुल फ्लक्स है, अगर मैं आपसे कहूं कि जो यूजफुल फ्लक्स है उसमें से कितना आपके पास में टोटल फ्लक्स बटे यूजफुल फ्लक्स, आपके पास बच क्या गया, आपके पास में बच क्या गया, आपके पास में लीकेज फ्लक्स ही तो बच गया। तो यानी कि आपके पास में अगर हम बात करते हैं तो फाइव टोटल बटे फाइव यूजफुल, ध्यान रखिएगा इस बात का, फाइव टोटल बटे फाइव यूजफुल, फाइव टोटल बटे फाइव यूजफुल। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सिंपल सी कहानी ये है, आपसे वो कह रहा है कि आपके पास में जो आएगा वो आएगा फाइव यूजफुल और फाइव टोटल, और फाइव टोटल। अगर हम बात, तो आपके पास में सबसे पहले आएगा फाइव टोटल, आएगा फाइव टोटल बटे फाइव यूज। आपके पास में ये हो गया मामला, लीकेज कॉफिशिएंट बराबर फाइव टोटल बटे फाइव यूज। अब कोई आपसे पूछे कि सर क्या बोलते हैं, आपके पास में लीकेज फ्लक्स किसे कहते हैं, कोई अगर आपसे पूछे तो वह फ्लक्स जो इंटेंडेड पाथ को फॉलो नहीं करता। इंटेंडेड पाथ का मतलब होता है जो पाथ आपको दिया गया है, जो पाथ आपसे कह रहा है कि इस पाथ में जाना है, यानी कि वह फ्लक्स जो इंटेंडेड पाथ को फॉलो नहीं करता, वह फ्लक्स, वह फ्लक्स जो इंटेंडेड पाथ को फॉलो नहीं करता, वह फ्लक्स जो इंटेंडेड, इंटेंडेड का मीनिंग समझना, इंटेंडेड का मतलब होता है कि आपके पास है जो पाथ आपको दिया गया है, ठीक है, मार्ग, मुख्य मार्ग, वह फ्लक्स जो इंटेंडेड पाथ को फॉलो नहीं करता, उसे 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 लीकेज फ्लक्स कहते हैं। लीकेज फ्लक्स, उसे क्या कहते हैं, लीकेज फ्लक्स। बोलो जी, ये बातें सबको अगर आ गई तो बता, ये बातें सबको समझ आ गई, अगर आ गई तो बताएं। क्या राइटिंग लिखते हैं सर आप, मजा आ जाता है, स्लाइड देख के दिल खुश हो जाए। आ गया है?
कि नहीं आया? बताइए आ गया कि नहीं आया? बोलो जी। आ गया सभी को? सभी को समझ आ रहा? ओके जी। कौन कौन है? चलो बहुत। अब आगे चलते। तो ये तो था आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बातें कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। ठीक। तो इसमें मुझे लगता है ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। ये बहुत ही आसान था। यहाँ से सवाल आओगे आप तो टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो अब बच्चे पाइडी जो चीज़ें बच रही हैं अपने पास, अब है आइडियल ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन। है ना? अब है ऑपरेशन अपने पास। एक मिनट का टाइम दे रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो इसमें हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आइडियल ट्रांसफर। थोड़ी सी तसल्ली रखना, डायग्राम बनाऊंगा बड़ा बनेगा। ठीक। थोड़ा सा आप तसल्ली रखेंगे बस मेरे साथ में, क्योंकि मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वो बड़ा बनेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में है आइडियल ट्रांसफार्मर ऑपरेशन। आइडियल ट्रांसफार्मर ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं, आइडियल ट्रांसफार्मर ऑपरेशन की अगर मैं बात करता हूं, एक बात बताओ, आइडियल ट्रांसफार्मर ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास में आदर्श ट्रांसफार्मर ऑपरेशन की बात होनी चाहिए। ठीक है? ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है आइडियल ट्रांसफार्मर ऑपरेशन की अगर हम बात, मुझे एक बात बताओ, आइडियल ट्रांसफार्मर ऑपरेशन की अगर ये बात कर रहे हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर ऑपरेशन की ये कोई बात कर रहे हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन की अगर हम कोई बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर कोई बात करें, क्या बात होगी जरा ध्यान से। सबसे पहले अगर हम कोई बात करते हैं तो हमारे पास में दो तीन चीजें हैं, इन चीजों के साथ में हम चलते हैं। ठीक है?
अगर मैं बात करूं अगर हम बात करते हैं आपके पास में ये होगी इसकी प्राइमरी साइड। क्या होगी इसकी प्राइमरी साइड। यहाँ पर एक लगा देते हैं। अब आ जाओ, ये होगी इसकी लोड साइड। लगा देंगे। अगर हम बात करें आपके पास में, अगर मैं बात करूं आपके पास में दो तीन चीजें, ये स्विच है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात है, ध्यान से सुनने योग्य बात, क्योंकि अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप ट्रांसफार्मर में एंटर कर चुके। ठीक, अभी क्यों बनाया, क्या बनाया, अभी बताते हैं। जरा ध्यान से सुनना, पूरी बात है, एक एक बात को कंसंट्रेट करना, क्योंकि ये डायग्राम बार बार आपके जहन में आना चाहिए। बार बार आपको इस डायग्राम के बारे में सोचना है, बार बार इस डायग्राम को आपको पढ़ना भी है। तो मेरे बच्चे इसको बिल्कुल ध्यान से समझना और सोचना। देखो, अगर मैं बात करूं आपसे कि यहां पर अगर मैं बात करता हूं, आपके पास में ये है प्लस, ये है माइनस, ये प्लस और ये है माइनस। ये है आपके पास में क्या, मैंने यहाँ पर कोई वोल्टेज दिया वी ऑफ टी, मैं यहाँ से कोई वोल्टेज दे रहा हूँ वी ऑफ टी। यहाँ से कोई करंट जाएगी आई ऑफ टी। कौन सी करंट जाएगी, यहाँ से कोई करंट जाएगी आई ऑफ, आपके पास में मैंने एक वोल्टेज दिया वी ऑफ टी, यहाँ से कोई करंट गई आई ऑफ टी। अब आपके पास में ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, हम ऐसा मान लेते हैं। आपके पास में ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, मैंने ऐसा मान लिया कि दो चार बिंदु है हमारे पास। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास में अभी फिलहाल में, ये मेरे पास में कौन सी बाइंडिंग है, प्राइमरी
प्राइमरी साइड है, और ये मेरे पास में कौन सी साइड है, सेकेंडरी साइड। ठीक, मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये HB बाइंडिंग है, ठीक, और ये जो है LB बाइंडिंग, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ये क्या है, LB बाइंडिंग, HB बाइंडिंग और LB बाइंडिंग। ठीक बात है। अभी स्विच का अभी ना खुला है ना ओपन है, अभी तो हम केवल बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो करंट जाएगी वो जाएगी I2T, यानी कि इसको बोलते हैं लोड करंट। क्या है, लोड करंट। ठीक, ये प्लस माइनस यहाँ पर आपके पास में VL ऑफ टी, यानी कि लोड वोल्टेज होगा यहाँ पर कोई VL ऑफ टी, ये लोड। इसमें अगर आपको कोई आपत्ति हो तो बताना। अब मैं दो तीन चीजें आपसे पूछूंगा, वो मुझे बताते चलिएगा, बस इतनी सी बात है। ये पोर्ट है आपके पास में, एक है इनपुट पोर्ट और एक है आउटपुट पोर्ट। ठीक, ट्रांसफार्मर का ये है इनपुट पोर्ट, कौन 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 सा, आपके पास में जो AB जो है वो हिस्सा है इनपुट पोर्ट, और CD जो है वो आउटपुट पोर्ट है। भाई ट्रांसफार्मर 2 पोर्ट डिवाइस होती है, एक इनपुट और एक आउटपुट, 2 पोर्ट डिवाइस होगी। तो आपके पास में अगर मैं आपसे कहूं, ये जो हिस्सा दिख रहा है मेरे दोस्त आपको, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसको हम बोल रहे हैं इन ट्रांसफार्मर इनपुट पोर्ट, ट्रांसफार्मर इनपुट पोर्ट। बस मैं दो चीजें पूछूंगा आपसे, उनका जवाब देना है। ये है ट्रांसफार्मर आउटपुट। ट्रांसफार्मर आउटपुट। चलिए, इतने में अगर कोई बात समझ नहीं तो पूछो जरा। बताइए। बोलिए। अब मैं यहां से एक बात पूछूं आपसे, ये आपके पास में मुझे एक बात बताओ, ट्रांसफार्मर जो इनपुट पोर्ट है और ये ट्रांसफार्मर आउटपुट, आपके पास में एक पोर्ट ये है और एक पोर्ट ये है, इतनी बात समझ में आ रही। अब मुझे एक बात बताओ, इस हिस्से से एनर्जी डिलीवर हुई, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। ये है आपके पास में पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। ठीक, आपके पास में ये है पॉजिटिव टर्मिनल, क्या है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये है आपके पास में नेगेटिव। मैंने आपको एनर्जी का कंसेप्ट बताया था कि जब भी करंट पॉजिटिव से एंटर करेगी, जब भी करंट पॉजिटिव से एंटर करेगी तो एनर्जी को क्या करेगी, डिलीवर करेगी। यानी कि इस हिस्से ने आपके पास में एनर्जी को क्या किया होगा, डिलीवर किया होगा। इस हिस्से ने एनर्जी को क्या किया, एनर्जी ने क्या किया, डिलीवर किया होगा। इस हिस्से को एनर्जी ने क्या किया, डिलीवर किया। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव से करंट अंदर की तरफ गई होगी वाइंडिंग में, इस इनपुट पोर्ट की बात करो, ये सप्लाई है, इस सप्लाई ने तो पावर डिलीवर की है ना, क्योंकि पॉजिटिव से जा रही है, ये सप्लाई का हिस्सा है। और ये ट्रांसफार्मर का इनपुट पोर्ट है, HB साइड और PS यानी कि प्राइमरी साइड। आपके पास में इसमें पॉजिटिव से करंट एंटर की कि नहीं, पॉजिटिव से करंट एंटर की कि नहीं। अगर पॉजिटिव से करंट एंटर की तो मुझे एक बात बताओ, आपने ट्रांसफार्मर ने एनर्जी को ऑब्जर्व किया, डिलीवर किया, तो आप कहेंगे यहां पर ट्रांसफार्मर ने एनर्जी को ऑब्जर्व किया। इसने क्या किया, एनर्जी ऑब्जर्व, एनर्जी ऑब्जर्व, क्या की, एनर्जी ऑब्जर्व। अब मुझे एक बात बताना, अगर इस पॉजिटिव से करंट बाहर आई होगी, इस पॉजिटिव से करंट बाहर आई होगी, जो आपके पास में AB पोर्ट है, उस AB पोर्ट ने क्या की, एनर्जी को क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो CD पोर्ट ने क्या क्या किया होगा, एनर्जी को डिलीवर किया होगा। क्योंकि अगर पॉजिटिव से करंट बाहर जाएगी तो मुझे क्या करेगा वो, यानी कि जो CD पोर्ट है आपका, वो क्या करेगा, एनर्जी को डिलीवर करने का काम करेगा। और ये क्या करेगा, पॉजिटिव से करंट एंटर करेगी किसमें, लोड के अंदर, तो एनर्जी को क्या करेगा, ये एनर्जी
बताओ, अगर इसमें किसी को कोई समस्या आ गई हो तो मुझसे पूछ लो कि सर ये समस्या। बताओ, बताइए, अगर किसी को कोई बात इसमें समझ ना आई हो, अगर किसी को भी कोई भी बात समझ ना आई हो, अगर किसी को कोई भी बात समझ ना आई हो, ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है सभी का? चलिए, ऑल क्लियर है सभी का? हाँ भाई, तो ऑल क्लियर है। अब यहाँ पर हम कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ बातें क्या कर लेते हैं, आइए जरा। पहला पॉइंट है, यदि ये स्विच जो है वो कैसा है, ओपन है। यदि ये स्विच ओपन है, यानी कि एस, यानी कि ये स्विच अगर ओपन है तब क्या है। ठीक, तो मुझे जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैंने कहा कि आपके पास में केस 1 की अगर हम बात करें, केस फर्स्ट की, केस फर्स्ट कह लो या फिर ये कह लो पहला पॉइंट, इफ स्विच एस इज ओपन, यदि स्विच एस क्या है, ओपन है, यदि स्विच एस इज ओपन, यदि स्विच एस इज ओपन, यदि स्विच एस क्या है, ओपन है, अगर स्विच एस को ओपन कर दिया है तब क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास में यदि स्विच एस को ओपन कर दिया जाए तो यहां से तो करंट जाएगी I1, यहां से तो आपके पास में I1 करंट जाएगी ना, यहां से तो आपके पास में I1 करंट जा रही होगी ना, यहां से तो I1T करंट जाएगी, लेकिन आपके पास में यहां पर करंट नहीं जाएगी। ठीक, यानी कि यहां पर करंट आपके पास में क्या होगी, ITP। अगर ये ओपन होगा तो ये जीरो होगी, जाहिर सी बात है। अगर ये ओपन है, अगर ये ओपन है तो ये आप मान के चलेंगे कि यहाँ पर धारा का मान जीरो है, I2T क्या होगा, जीरो है। अब मुझे एक बात बताओ, जरा उसी तरीके से समझना जैसे मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास अकाउंट में 50,000 रुपए है, कितना, 50K, कितना है, 50,000 रुपए है। अब अगर मैं आपसे कहूं, आपके पास अकाउंट में, आपके पास नहीं है, एक इसमें AC में है, अकाउंट में है। अब आप गए ATM, कहाँ गए, ATM। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे अकाउंट में तो पैसा है, अब तुम गए ATM, ATM से निकाला पैसा, तो आपके पास में ATM हो गया खराब। क्या है, ATM है खराब। अगर ATM क्या है, खराब है, अगर ATM खराब है, मैंने 50,000 रुपए आपके अकाउंट में है लेकिन ATM खराब है, तो आपके अकाउंट में तो पैसा है, यानी कि आपके पास में अकाउंट में तो पैसा, ATM में पैसा नहीं है, इसका मतलब आपके पास कितना पैसा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि करंट यहां से भेजी तो जा रही है लेकिन वो लोड तक नहीं पहुंच रही, तो हम क्या समझेंगे कि ये करंट भी जीरो है। लोड क्या समझेगा, यहां से आने वाली धारा भी जीरो है, यानी कि आपके पास में यहां से करंट भेजी तो जा रही लेकिन स्विच ओपन है, और आपके पास में लोड के पास जाने वाली करंट जीरो, इसका मतलब लोड सोच रहा कि हमारे पास करंट आ ही नहीं रही, यानी कि ATM में पैसा ही नहीं है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं यहां पर, तो सिंपल सी बात हो गई कि यदि आपके पास में स्विच ओपन है तो I2T जो है,
आई टू टी वो क्या है, जीरो है। और अगर आई टू टी जीरो है तो जाहिर सी बात है कि आई वन टी भी जीरो। बोलो इसमें किसी को कोई शक, क्या होगा, जीरो होगा। इसमें किसी को कोई शक हो तो बोलो। केस फर्स्ट की बात करते हैं। अब इसमें केस फर्स्ट आएगा तो मैं इसमें दोनों ही केस लेके चलने लग रहा हूँ। पहला केस है आपके पास में क्या, कि जब आपके पास में परमेबिलिटी कैसी हो, इनफाइनाइट। केस फर्स्ट, परमेबिलिटी कैसी हो। अगर मैं केस वन की बात कर रहा तो केस वन क्या कह रहा, केस वन कह रहा है कि आपके पास में म्यू कैसा है, म्यू है आपके पास में इनफाइनाइट। ठीक, एस कैसा है आपके पास में, रिलक्टेंस कैसा होगा। अगर ये इनफाइनाइट है तो रिलक्टेंस कैसा होगा, जीरो होगा। रिलक्टेंस कैसा होगा, जीरो होगा। बोल भाई रिलक्टेंस कैसा होगा, जीरो होगा कि नहीं। रिलक्टेंस कैसा होगा, जीरो होगा कि नहीं। रिलक्टेंस कैसा होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। अगर रिलक्टेंस जीरो है तो मुझे बताओ आपके पास में फ्लक्स कितना आ रहा था वहां पर। आपके पास में फाई ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आ रहा था, फाई एम साइन ओमेगा टी आ रहा था कि नहीं आ रहा। आप कहेंगे आ रहा था सर। आपके पास में एम एम एफ कितना था, आप कहेंगे सर एम एम एफ उस केस में वहां पर था जीरो। अगर एम एम एफ जीरो तो आपके पास मुझे एक बात बताओ, आई एम ऑफ टी यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट मैं भी लिख दूंगा, आपके पास में कितनी रिक्वायरमेंट थी, जीरो, क्योंकि परमेबिलिटी कैसी है, इनफाइनाइट। अब मुझे बताओ लीकेज फ्लक्स कितना होगा इसमें, आइडियल ट्रांसफार्मर है, लीकेज फ्लक्स कितना होगा। तो आप कहेंगे सर फाई एल कैसा होगा जी। यानी कि आपके पास में सिंपल सीधी सीधी बातें हैं कि मैं यहां पर अगर हम बात करें मैग्नेटाइजिंग करंट, टाइजिंग करंट, ठीक। मैग्नेटाइजिंग करंट ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट, ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट, ये क्या है मेरे भाई, मैग्नेटाइजिंग करंट। क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट। सभी को बात समझ आ रही। अब मुझे एक बात बताओ अब आपके पास में आपकी परमेबिलिटी आपने मानी इनफाइनाइट, आपके पास एस कैसा है, जीरो होगा। फाई टी क्या है, फाई एम साइन ओमेगा टी के बराबर। एम एम एफ क्या है, जीरो। आई एम टी क्या है, जीरो। लीकेज फ्लक्स भी कैसा है, जीरो। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आप यहां पर एक करंट अप्लाई किए हैं तो आपके पास में एम एम एफ आया। अब इसकी आपके पास में परमेबिलिटी तो है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट परमेबिलिटी के कारण यहां पर इस कोर में फ्लक्स को स्टेबल करने के लिए, फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई भी मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं होगी तो आपके पास में कुछ फ्लक्स आपको ऐसा नजर आएगा, आएगा कि नहीं। अब चूंकि इसमें लीकेज फ्लक्स जीरो होगा, एक बात बताओ इसमें क्या होगा, लीकेज फ्लक्स जीरो होगा कि नहीं। इसमें लीकेज फ्लक्स जीरो होगा कि नहीं, बोलते क्यों नहीं हो। अब यहां से आपके पास में एक फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स फाई यहां से निकला इस तरीके से, फाई ऑफ टी मान लेते हैं, और आपके पास में इस तरीके से ये आपके पास में फ्लक्स क्या हुआ, आपके पास में फ्लक्स ही निकल रहा है। अगर फ्लक्स ये जा रहा है तो मुझे एक बात बताओ, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में आपके पास में केस वन ये कह रहा है कि आपके पास में लीकेज फ्लक्स जीरो, फ्लक्स कैसे ट्रेवल कर रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक अगर तुम्हें कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताओ कि ये दिक्कत आ गई सर, फटाफट बताओ सर, ये दिक्कत आ गई। बोलो सर।
सबको किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये बात याद रखेंगे, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ये बात याद रखेंगे कि आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में ये दोनों क्या होती है, ये सब का सब कैसा होता है, जीरो। याद रखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक, ये जीरो। अब आते हैं आपके पास में प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करते हैं ट्रांसफार्मर। अब आपके पास में हमें यहाँ किसी करंट की जरूरत तो नहीं पड़ी, आपके पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो हमारे पास में पहले से ही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा यहाँ पर मैंने मान लिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ E1T आएगा। मैंने मान लिया कि यहाँ पर क्या आएगा, E1T आएगा, ठीक। आपके पास में और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा, E1T आएगा। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास में एक है प्राइमरी साइड और एक है सेकेंडरी साइड। एक है प्राइमरी वाइंडिंग और एक है सेकेंडरी वाइंडिंग। एक है प्राइमरी वाइंडिंग और एक है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब दोनों को समझना, एक है आपके पास में प्राइमरी वाइंडिंग और एक है सेकेंडरी वाइंडिंग। एक है प्राइमरी वाइंडिंग और एक है सेकेंडरी वाइंडिंग। एक है प्राइमरी वाइंडिंग और एक है सेकेंडरी वाइंडिंग। एक है प्राइमरी वाइंडिंग और एक है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब दोनों को समझना, प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान क्या है, ई ऑफ टी है। क्या है, ई ऑफ टी। क्या है, E1 ऑफ टी बराबर आप फेराडे लॉ के अनुसार एन डी फाइव बाई डी टी, फाइव बाई एन डी फाइव बाई डी, एन डी फाइव बाई डी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में E1T बराबर क्या आ जाएगा, आपके पास एन, और आपके पास में फाइव की जगह क्या लिखोगे, फाइव एम साइन ओमेगा टी लिखोगे। कितना फ्लक्स से आया है, आप क्या लिखोगे, आपके पास में डी टी फाइव एम साइन ओमेगा टी लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब इसका क्या करोगे, अपकलन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, E1T बराबर, इसका अपकलन करो जरा सर, क्या आएगा, एन फाइव एम जैसे ही बाहर आ जाएगा साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, ओमेगा। यानी कि यहाँ से E1T कितना निकल के बाहर आएगा, E1T बराबर आ जाएगा एन फाइव एम ओमेगा कॉस ओमेगा। अगर मैं बात करूं कि इतनी वैल्यू को मैं क्या मान लूं कि अगर कॉस की वैल्यू वन हो जाए, यदि कॉस थीटा बराबर वन हो जाए तो ये मान कितना हो जाएगा, ये आपके पास में मैक्सिमम मिलेगा। तो इतने हिस्से को मैं क्या मान लेता हूँ, इतने हिस्से को मान लेता हूँ कि ये वैल्यू किसकी है, ई मैक्स की। किसकी है, किसकी है, ई मैक्स की, मैक्स की, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में E2T बराबर आपके पास में क्या आएगा, ई मैक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक। प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना आया, प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना आया। और यदि मैं आपसे बात करूं कि आपके पास में ई एम बराबर क्या आ जाएगा, ई एम बराबर एन फाइव एम, ठीक, क्या आ गया, इतना आ गया। अब ऐसे ही सेम कंडीशन आपके पास में किस में है, सेकेंडरी में। ऐसे ही सेम कंडीशन किस में होगी, सेकेंडरी में भी होगी। अब मुझे एक बात बताओ, सेकेंडरी की कंडीशन अगर देखें तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ E2T होगा जो कि म्यूचुअल इंड्यूस्ड है, हमने पहले पढ़ के आए हैं। अगर मैं बात करूं आपको तो क्या आएगा, E2 बराबर N2 D5 बाई, आपके पास में अगर बात करें कि E2 बराबर आपके पास में क्या आएगा, N2 और D अपॉन DT की जगह आपके पास में क्या आएगा, IM साइन IM E2T बराबर
सब टी लगा लीजिएगा। ई टू टी बराबर क्या आएगा आपके पास, एन टू पाई एम कॉस ओमेगा टी। आपके पास में ई टू टी बराबर एन टू पाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा कॉस ओमेगा। इसको मैं क्या पढ़ लूँ, इसको मैं ई टू मैक्स पढ़ लूँ, इसको मैं क्या पढ़ लूँ, ई टू ई मैक्स टू पढ़ लेते हैं, मैक्स ई मैक्स टू पढ़ लो, इसको ई मैक्स वन पढ़ लो, वन पढ़ लो। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास में ई टू टी बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ई मैक्स कॉस ओमेगा। और मुझे एक बात बताओ, ई एम टू बराबर कितना आ जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, एन टू पाई एम। ठीक। तो ये आपके पास में वैल्यू निकल के बाहर आई। तो ये वैल्यू किसकी है, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ की है, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ की है। तो आपके पास में सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ की है कि नहीं, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है कि नहीं, बताइए फटाफट बताइए। बताइए, इतनी बात सबको समझ में आ गई, अगर आ गई हो तो पूछो, नहीं आई है तो पूछो। बताइए अगर नहीं आई हो। बताइए भैया। सबको आ गया। चलिए अगर आ गया तो आगे बढ़े। चलिए, क्लियर है सभी का, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा ध्यान से सुनिए कि अगर हम बात करें, यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको देखने को मिला। एक आया मेरे दोस्त आपके पास में ई टू टी, और यार ये ई वन होगा। ठीक, एक होगा आपके पास में ई वन टी और एक होगा ई टू टी। ई वन टी आया आपके पास में ई एम वन कॉस ओमेगा टी, और ई टू टी आया ई एम टू कॉस ओमेगा। अब जरा ध्यान से सुन, मेरे पास में दो इंडिविजुअल ईएमएफ है जिनका नाम है, एक का नाम है ई वन टी, इसका एक का नाम है
E20 बराबर EM1 cos ओमेगा, ठीक। और एक है आपके पास में E2t बराबर अब जरा ध्यान से सुनो। आपके पास में E1t की अगर हम बात करें तो अगर मुझे इसका आरएमएस मान लिखना हो EM2 को, तो जरा ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर मुझे इसका आरएमएस मान लिखना है, आप कैसे लिखोगे? मैंने पीछे आरएमएस मान लिख के दिखाए थे कि आपके पास में E1t जो है, अगर मैं आपके पास में आरएमएस आप कैसे लिखोगे? तो आप यही तो कहोगे, आपके पास में EM1 बाई √2, ये तो आएगा आरएमएस मैक्सिमम बटे √2। तो EM1, आपके पास में EM1 की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर N1 है ना, N1 पाई एम, ओमेगा को क्या लिखोगे? 2 पाई एफ, यही तो लिखते हो ओमेगा को अपॉन। आप इसका भाग दे दो, भाग दोगे तो फाइनली आपको E1t कितना मिलेगा? E1t मैक्सिमम की बात चल रही है, मैक्सिमम कितना आएगा? आप कहोगे 4.44 पाई एम एफ, ही आएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो सेम केस इसका भी होगा, सेम केस इसका भी होगा। सेम केस इसमें क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि E2t, E2t की अगर मैं बात करूं, E2t बराबर आपके पास में क्या होगा? EM1 EM2 बाई √2। आपके पास में यहाँ पर क्या होगा? N2। आपके पास में यहाँ पर क्या होगा? पाई एम पाई एफ, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिखा है अपॉन √2। आपके पास में E2t कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 4.44, ये N1 हो जाएगा, 4.44 पाई पाई एफ N2, ठीक आएगा। तो ये आपके पास में इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्रांसफार्मर की कॉइल में आपको देखने को मिलेगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इनका रेशियो निकालूं E1 बटे E2, अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं तो आप क्या कहोगे कि सर E1 बटे E2 बराबर आपके पास में क्या आएगा? आप कहोगे सर N1 बटे N2, N1 बटे N2, क्योंकि करेंटें तो जीरो है। और ये क्या होगा आपके पास में? ए, इसको बोलते हैं टर्न रेशियो। ये जो होता है, ये क्या होता है? टर्न रेशियो। तो आपके पास में ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण दिख रहा है, ये आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए होता है E1 बटे E2 बराबर N1 बटे N2। और आपके पास में ये हमेशा आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ट्रू होगा, ठीक, ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। ये जो दिखाई दे रहा है, ये संबंध जो है, क्योंकि आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर करंट का कोई काम नहीं है, ये केवल आपके पास में ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। आप चाहो तो इसको लिख भी लो, आपके पास में यह केवल और केवल आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, यह केवल आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, इट इज ओनली ट्रू फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, इट इज ओनली ट्रू फॉर आइडियल। ये आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर, ये जो होता है वो क्या है आपके पास में, हमेशा याद रखेंगे, ये जो है वो है आपके पास में टर्न रेशियो। टर्न रेशियो, ये क्या है? टर्न रेशियो। अब आते हैं आपके पास में अलग से कहानी, एक अलग से कहानी आती है आपके पास में, वोल्ट पर टन रेशियो। वोल्ट पर टन रेशियो, वोल्ट पर टन रेशियो अगर मैं यहां पर निकालूं, वोल्ट पर टन रेशियो,
तो कितना आता है उसकी बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोल्ट टर्न टर्न रेशियो की बात करूँ, बोल्ट पर टर्न रेशियो, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बोल्ट पर टर्न रेशियो इसी का हिस्सा है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि बोल्ट पर टर्न रेशियो कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे कि बोल्ट पर टर्न रेशियो कितना होगा? बोल्ट पर टर्न बोल्ट पर टर्न रेशियो कितना होगा? बोल्ट पर टर्न रेशियो की अगर मैं बात करूं, बोल्ट पर टर्न रेशियो यानी कि बोल्ट प्रति टर्न रेशियो, बोल्ट पर टर्न रेशियो की अगर मैं बात करता हूं, तो उसने कहा बोल्ट पर टर्न रेशियो यानी कि वोल्टेज ऊपर टर्न रेशियो टर्न नीचे, यानी कि बोल्ट पर टर्न रेशियो क्या होगा? चाहे तुम प्राइमरी के लिए निकालो चाहे सेकेंडरी के लिए निकालो, दोनों के लिए निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या होगा। या फिर ईएमएफ पर टर्न रेशियो भी बोलता है इसी को। तो आपके पास में अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्या करो, यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां से E1 बटे N1 निकालो, वोल्ट पर टर्न रेशियो E1 बटे N1 कितना आएगा आपके पास में? आपके पास में यही तो बचेगी वैल्यू 4.445F, यही तो आएगी। अब तुम उसके लिए भी निकालो जरा सेकेंडरी का, ये तो प्राइमरी का हो गया, सेकेंडरी का निकालना जरा, सेकेंडरी का निकालोगे E2 बटे N2 बराबर कितना आएगा? 4.445F। अब मुझे एक बात बताओ, सेकेंडरी का भी निकाल लिया प्राइमरी का भी निकाल लिया, दोनों का निकाल लिया, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों का ही निकाल लिया आपने, मुझे एक बात बताओ, तो मुझे आपको नहीं लगता कि ये दोनों आपस में बराबर हैं? तो हमेशा याद रखेंगे ट्रांसफार्मर में वोल्ट पर टर्न रेशियो चाहे प्राइमरी का हो चाहे सेकेंडरी का हो, चाहे आपके पास में सेकेंडरी का हो, आपके पास में चाहे प्राइमरी का हो चाहे सेकेंडरी का हो, आपके पास में अगर हम बात करें कितना आएगा? 4.445F आएगा। और ये कैसा होगा? हमेशा कैसा होगा? यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरी कलम से अगर कि आपके पास में बोल्ट पर टर्न रेशियो यानी कि E बटे N बराबर EMF बटे बोल्ट, EMF बटे बोल्ट कैसा होगा आपके पास में? ओह, EMF बटे टर्न टर्न कैसा होगा आपके पास में? या फिर इसी को बोलते हैं बोल्ट पर टर्न बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में? कैसा होगा? यानी कि आपके पास में ये कैसा होगा? कैसा होगा? यानी कि ट्रांसफार्मर में वोल्ट पर टर्न रेशियो हमेशा कैसा होता है? नियत होता है, चाहे वो प्राइमरी साइड हो चाहे वो सेकेंडरी साइड, चाहे वो प्राइमरी साइड है चाहे वो प्राइमरी साइड हो चाहे वो सेकेंडरी, यानी कि ये हमेशा कैसा मिलेगा आपको? कांस्टेंट ही मिलने वाला। कैसा मिलेगा? हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, चाहे वो आप प्राइमरी की साइड निकालो चाहे वो आप सेकेंडरी की। तो यहाँ पर लिख लो वोल्ट पर टर्न रेशियो हमेशा नियत होता है, वोल्ट पर टर्न रेशियो नियत होता है। कैसा होता है? नियत होता है। ठीक, चाहे तुम प्राइमरी की तरफ निकालो चाहे सेकेंडरी की तरफ निकालो, तो यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, उन सवालों को आप क्या करेंगे? बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो रिलेशन है याद रखेंगे, इतना रिलेशन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए आपके पास में, सॉरी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ही आपके पास में ट्रू है, इसके अलावा वो किसी और के लिए ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखेंगे तो वहां पर करंट होगी। जब मैं इसी का दूसरा वर्जन आपके सामने लेके आऊंगा कि जब आपके पास में परमेबिलिटी जब इनफाइनाइट की जगह वेरी हाई हो जाए, तब उस केस में हम दूसरा केस देखेंगे, तो उस केस में ये आपके पास में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेरी हाई के केस में कुछ ना कुछ करंट थी, कुछ ना कुछ क्या थी? करंट थी।
कुछ ना कुछ करंट कैसी थी आपके पास में वहां पर दिख रही थी। अब एक बार मुझे रिकॉल कराओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मुझे एक बार बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं कोई भी बात ट्रांसफार्मर अगर ऐसा लग रहा है कि सर ये बात समझ नहीं आई है तो मुझे बता दो, अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो कोई। बोलो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए। आ गई हो तो मुझे बता दो। बताइए। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, पहला स्लाइड ये रहा कि इसमें हमारे पास में कॉपर लॉसेस कैसे होंगे, जीरो होंगे। आपके पास में रेजिस्टेंस डोमेन वाइंडिंग के जीरो होंगे। हिस्टीरियस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस मिलाकर दोनों जीरो होंगे, यानी कि आयरन लॉसेस भी जीरो। लीकेज फ्लक्स और लीकेज रिएक्टेंस जीरो होगा। जो फ्लक्स होगा 5m साइन ओमेगा टी होगा। आपके पास में लीकेज कॉफिशिएंट टोटल फ्लक्स बटे यूजफुल फ्लक्स आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा एक दिखाया गया कहाँ से कहाँ हो रहा है। आपके पास में प्राइमरी और सेकेंडरी में इंडिविजुअल ईएमएफ है, वो इंडिविजुअल ईएमएफ इतने आए हैं। अब के पास में पर टर्न रेशियो भी इतना आया है। अब मुझे बताओ इसमें अगर तुम्हें कोई बात समझ ना आई हो, लग रहा है कि आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आनी चाहिए बात है, ठीक है। आपको लग रहा हो, लगना चाहिए कि हाँ हम एक अच्छी लेवल की चीज पढ़ रहे हैं, एक हाई लेवल की तरफ चल रहे हैं हम। चलिए बताइएगा जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। बताइए क्लियर है, आ जाओ। अब हम जनरल एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं, ट्रांसफार्मर के जनरल एक्सप्रेशन। अगर हम ट्रांसफार्मर के जनरल एक्सप्रेशन की तरफ चलें, ट्रांसफार्मर का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, जो आप जिसको कहते हैं आप ईएमएफ इक्वेशन। जनरल एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को। अगर हम जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं ट्रांसफार्मर कॉइल के, आपके पास में अगर हम जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आपके पास में जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा। अगर हम सामान्य अगर हम जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को, अगर हम जनरल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं ट्रांसफार्मर, ERMS, RMS बराबर आपके पास में क्या था, आपने कहा सर 4.445 FM। मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, आप कहेंगे तो प्रूव भी कर देंगे कोई, ठीक, कितना वोल्टेज है आपके पास। या तो हम इसको क्या बोलते हैं, या तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, या तो वो आपके पास में ई के फॉर्म में देगा या भी के, VRMS बराबर
क्या होगा 4.445, या तो इसके फॉर्म में देगा वो। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहाँ से 5m के बराबर निकालूं, यहाँ पे 5m लिख लीजिएगा, अगर मैं यहाँ से 5m निकालूं, 5m निकालूं, अगर हम यहाँ से 5m निकालें तो क्या आएगा, PRMS बटे क्या आएगा, बटे RMS बटे PRMS बटे कितना आएगा आपके 4.44 एफ ऑफ 4.44 एफ एन, इतना ही आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 5m बराबर 5m 5m बराबर 5m बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा 4.44। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको अलग लिख दूं 1/4.44, आपके पास में जो जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उनको अलग लिख दूं, ये इनटू आपके पास में क्या आएगा V/F, ये आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो नियत है कि नहीं, ये इतनी वैल्यू आपके पास में कांस्टेंट है कि नहीं, ये वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो है आपके पास में जो दिखाई दे रहा है ये हिस्सा, ये कैसा है, तो आप कहेंगे कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मुझे एक बात बताओ, 5m जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V/, यहाँ से कई सारे सवाल आपके होंगे। आपसे कहा क्या गया है कि आपके पास में यदि यदि ट्रांसफार्मर के अंदर, जनरल एक्सप्रेशन पीछे आपको पढ़ा है, यदि ट्रांसफार्मर के अंदर इफ, अगर आपके पास में V/F का रेशियो यदि कांस्टेंट है, यदि आपके पास में V/F का रेशियो कैसा है, कांस्टेंट है, तब तो आपके पास में 5m क्या होगा, 5m आपके पास में कांस्टेंट, 5m क्या होगा constant। तब तो 5m कैसा होगा आपके पास में, तब तो 5m कैसा होगा आपके पास में कांस्टेंट, तब तो 5m कैसा होगा आपके पास में कांस्टेंट होगा। यदि 5 को कांस्टेंट रखना है तो V/F के रेशियो को आपको क्या रखना होना, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, यदि मैं आपसे कहूं कि 5 को कांस्टेंट रखना है, यदि 5 को नियत रखना है, ये मस्ट है, तब V/F का रेशियो F V/F का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं होना, बताओ होना चाहिए कि नहीं होना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ से एक सवाल लेता हूँ और इस सवाल को मुझे करके दिखाइए। ठीक है, एक सवाल लेता हूँ, इस सवाल को करके दिखाइए। एक क्वेश्चन है मेरे पास में, क्वेश्चन को उसने कहा है, अ ट्रांसफार्मर विथ 800 प्राइमरी टर्न and 200 secondary turn. If a transformer 800 primary turn and 200 secondary turn, सेकेंडरी टर्न, यानी कि एक ट्रांसफार्मर में 800 प्राइमरी टर्न है और 200 सेकेंडरी टर्न है, और 200 कैसे हैं, सेकेंडरी टर्न इज सप्लाई फ्रॉम 100 वोल्ट AC turn is supplied from turn is supplied from supplied from is supplied from is supplied from is supplied from is supplied is supplied from
100 वोल्ट AC, 100 वोल्ट AC, 100 वोल्ट AC, find the secondary voltage and per turn ratio. Find the secondary voltage, voltage and per turn ratio. Per turn, चलो मैं इसको हिंदी में बोल देता हूँ। बताओ, उसने कहा कि एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या इतनी है, सप्लाई वोल्टेज इतना है, तो आप बता दो सेकेंडरी का वोल्टेज कितना होगा और इसमें पर टर्न रेशियो कितने होंगे, पर टर्न रेशियो कितना होगा ये बताना है। निकालो जी फटाफट, पर टर्न रेशियो कितना होगा, निकालो जल्दी फटाफट। सेकंड स्लाइड लगा दें एक बार, ये सवाल करो, फिर सेकंड स्लाइड पे छोड़ दूंगा। सवाल करो पहले, निकालिए जरा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें दिया क्या है, निकालना क्या है? भाई इतना आसान सवाल है, उसमें कुछ नहीं है। प्राइमरी मतलब N1 कितने हैं 800, सेकेंडरी मतलब कितने हैं N2, N2 मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी में कितने हैं 200। ठीक, आपके पास में V1 कितना है, तो V1 है आपके पास में 100, हाँ 100। V2 निकालना है और क्या निकालना है, V/N निकाल। ठीक, तो जाहिर सी बात है आपके पास में क्या है, V1/V2 बराबर कितना आ जाएगा, N1/N2, यही तो है। तो V1 कितना है, तो आप कहेंगे सर V1 है 100, V2 निकालना है, और N1 कितना है, तो आप कहेंगे 800, और N2 कितना है 200। ये कट जाएगा, 2 चौको 8 और ये कितनी बार 25, आपके पास में कितना आ जाएगा, V2 बराबर आ जाएगा 25 वोल्ट। ठीक, अब आपसे पूछा गया वोल्ट पर टर्न रेशियो। वोल्ट पर टर्न रेशियो जो पूछा गया, चाहे तुम V1 से निकाल दो चाहे V2 से निकाल दो, बात बराबर। तो वोल्ट पर टर्न रेशियो अगर तुम निकालोगे, वोल्ट पर टर्न रेशियो, वोल्ट पर टर्न रेशियो की अगर हम बात करते हैं, तो वोल्ट पर टर्न रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो वोल्ट पर टर्न रेशियो क्या आएगा, V/N आएगा, V/N बराबर वोल्टेज कितना है, तो टर्न रेशियो कितना है 800, कितना आएगा 1/8। 1/8 का मतलब है 0.125। चाहे तुम यहां से निकाल दो, ये V1 और N1 लिया था, अब चाहे तुम निकाल दो V2 N2 से, तब भी उतना ही आएगा V2 N2। V2 का मान कितना है, V2 का मान है 25, और N2 कितना है, कितना आएगा 0.12, इतना आएंगे टर्न रेशियो साहब, ये आएगा आपके पास। तो इस तरीके से आपकी कहानी जो है यहाँ पर समाप्त होती है। अगर तुम्हें कोई भी बात समझ नहीं आई तो पूछ सकते हो मुझसे बेहिचक इस पूरी स्लाइड में। आगे कल पढ़ेंगे इसी में दूसरा केस, और दूसरे केस में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको। फिलहाल के लिए इतने, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई बात समझ ना आई तो आप पूछ सकते हो, अभी भी टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ, कौन सी स्लाइड पूछ रही थी सर, नैना ये वाली स्लाइड पूछ रही थी, ये लगानी है तो जल्दी देखो इसमें से। सेकंड स्लाइड मतलब तो ये होती है, सेकंड स्लाइड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, 10 स्लाइड है। मुझे बताओ कौन सी स्लाइड आपको लगानी है, ये वाली स्लाइड लगानी, जल्दी फटाफट देख लो। अगर किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट पूछ भी सकता है आपके पास 2-3 मिनट आप पूछ सकते हैं।
ओके, शुक्रिया बेटा, थैंक यू।